हाय एवरीवन। आज अपनी सी की डेमो क्लास है। तो आज अपन सी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज होती क्या है और रियल लाइफ में उसके क्या क्या यूजेस है और क्या अपन को सच में सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं कि सी लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है। हाँ, सच में सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है, क्योंकि आज इसको करीबन 30 से 40 साल हो गए सी लैंग्वेज को, लेकिन अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी उतनी है जितनी स्टार्टिंग में थी। आज भी इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। आज भी जब अपन कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो ऑल ऑफ फर्स्ट अपन को जो सजेस्ट की जाती है वो सी लैंग्वेज ही की जाती है, क्योंकि ये एक बेसिक लैंग्वेज है। इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, मतलब जो अपनी ऑल ओवर, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। एग्जाम्पल के लिए पाइथन, पीएचपी, जावा, आप कुछ भी सीख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको सी लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत तो पड़ती है। तो सी लैंग्वेज के अंदर सारा आपको बेसिक मिलेगा। जो आप एक लैंग्वेज सीखोगे वहां पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी फुलफिल करेगी ये। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सी लैंग्वेज का यूज कहाँ है रियल लाइफ में। आपने सुना होगा जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, वो भी मोस्ट ऑफ पार्ट उसका सी लैंग्वेज में ही डिजाइन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपना सीपीयू, वो भी उसका मोस्ट ऑफ पार्ट अपना सी में ही डिजाइन है। और डेटाबेस माईएसक्यूएल, वो भी उसका मोस्ट ऑफ पार्ट सी में ही डिजाइन है। तो आप समझ सकते हो कि जो भी प्लेटफॉर्म है लिनक्स वगैरह, सब में कहीं ना कहीं सी का रोल है। तो इससे ये पता चलता है कि सी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मैं बात करता हूं कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सी लैंग्वेज वर्क करती है, या कैसे इसका एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक कोड करने के लिए एक अपन को छोटा सा कोड अपन लेके चल रहे हैं, उसमें अपन पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि सच में एक सी का जो प्रोग्राम होता है वो कैसे वर्क करता है, किन किन चीजों की अपन को जरूरत पड़ेगी उसको कंपाइल करने के लिए या अपने प्रोग्राम से जो आउटपुट लेने के लिए। तो स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले जो टॉप पे होता है फर्स्ट नंबर पे हेडर फाइल होती है। नाम से ही पता चलता है, हेडर मतलब सबसे ऊपर होगी ये फाइल अपनी। ठीक है, हेडर फाइल के अंदर आता है हैश इंक्लूड stdio.h। लाइब्रेरी से आप समझ ही गए होंगे, अपन स्कूल या कॉलेज में वहां पे लाइब्रेरीज होती है, सेम वैसे ये वर्क करती है। इसका कोई अलग रोल नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर अपन क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे अपनी जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट की, वो उस लाइब्रेरी के अंदर फुलफिल होती है। मतलब अपन को कोई भी चीज की जरूरत पड़े, जैसे मुझे कोई बुक चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? लाइब्रेरी जाऊंगा, वहां पे मुझे वो इजीली बुक मिल जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे सी के अंदर अपन जो भी चीजें यूज लेंगे एक प्रोग्राम के अंदर, वो सारी इस लाइब्रेरी के अंदर मिलेगी अपन को। ठीक है, अब मैं इस हैश इंक्लूड का मतलब होता है कि आपने ये जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करवा ली है आपने इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, stdio ये चीज होती है स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में std लिखा जाता है। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, तो इसको फुल फॉर्म में अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच इसका एक्सटेंशन है। जैसे आपने सुना होगा डॉट पीडीएफ, एक पीडीएफ फाइल होती है, उसका डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन होता है। सेम ऐसे सी में जो लाइब्रेरी होती है उसका डॉट एच होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है सी के अंदर। तो अपन को अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिंपल एक प्रोग्राम बना रहा हूं, उसके लिए मुझे stdio.h की जरूरत पड़ेगी। इसमें आप ना जो प्रिंट ऑफ फंक्शंस होते हैं, इनपुट आउटपुट, आप कोई भी प्रोग्राम में इनपुट देते हो उसका आउटपुट जो शो होता है, वो सारी चीजें इस लाइब्रेरी में है। तो ये बेसिक लाइब्रेरी है, ये आपको हर जगह यूज लेनी पड़ेगी।
तो ये हमेशा अपनी फाइल के अंदर टॉप पे होती है, आप इसको नीचे कहीं पे भी नहीं लिखोगे, हमेशा टॉप पे, इसीलिए इसका नाम हेडर फाइल है। ये हमेशा हेड में होती है, मतलब टॉप पे। देन उसके बाद में आता है मेन पार्ट। अब मेन पार्ट में फंक्शन आता है, इंट मेन। अभी फंक्शन पे मत जाओ, क्योंकि फंक्शन पूरा एक लेक्चर है डिटेल से। सिंपल सा समझ लो कि जब भी अपन एक कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए अपन को एक मेन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये एक फंक्शन है। देन उसके बाद में ये इसका टाइप है। टाइप से मतलब कि फंक्शन किस टाइप का है। यहां पे मैंने इंटीजर ले रखा है, ऐसे और भी टाइप होते हैं, वॉइड होती है और भी होते हैं, लेकिन मैं यहां पे इंटीजर टाइप ले रहा हूं। मेरा ही जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का है। यहां से कर्ली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट किया और यहां पे एंड कर दिया है। यहां से यहां तक आप अपना जो सी का कोड है, जो एक तरह से इनपुट है, वो यहां पे लिखोगे। यहां पे ये अपना एक बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट, इसके अंदर आप जो भी अपना कोड है वो लिखोगे। तो मैं यहां पे सिंपल सा एक इनपुट दे रहा हूं, मतलब मुझे एक हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, या कुछ भी XYZ, आप अपना नेम भी प्रिंट कर सकते हो, या कुछ भी जो आपको प्रिंट करवाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे प्रिंट एफ ब्रैकेट ब्रेसेस डबल इन्वर्टेड और लास्ट में सेमीकोलन। ये एक तरह से आउटपुट दिखाने के लिए, आपका जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करवाने के लिए एक छोटा सा कोड है। ये कोड किसके अंदर है, ये इस लाइब्रेरी के अंदर है, इस stdio.h के अंदर है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे printf लिख रहा हूं, वो कहां से आ रहा है, वो इस लाइब्रेरी में बना हुआ है। इसका जो रोल है, मतलब इसका जो वर्क है, वो आपको जो भी इसके अंदर इनपुट दोगे वो डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहां पे इसके अंदर लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड। तो मुझे जो स्क्रीन पे जो दिखेगा वो हेलो वर्ड दिखेगा, मतलब जो इसका आउटपुट होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड। ये जो चीज है ये अपनी है इनपुट और ये है आपका आउटपुट। अपन ने इनपुट दिया प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ल्ड, अपन को जो इसका आउटपुट मिला वो हेलो वर्ल्ड मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन ये जो प्रिंटफ है वो अपनी stdio.h जो अपनी हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है, वहां से आया है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर इसका वर्क भी डिफाइन है कि ये क्या काम करेगा। ये अपना जो भी आप इसके अंदर इनपुट दोगे वो डिस्प्ले करेगा। देन लास्ट में यहां पे आता है रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर जनरेट नहीं होगी अपने प्रोग्राम में। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको नहीं मिलेगा। इसका यूज क्या है रिटर्न 0 का, वो अपन ऐसे समझते हैं कि अपना ये जो कोड है, अपना ये जो कोड है वो एक तरह से किसी लैंग्वेज में है। मतलब ये जो लैंग्वेज अपन ने लिखी है, ये कंप्यूटर अपना जो है वो इससे कभी भी इंटरेक्ट नहीं होगा, वो इसको नहीं समझेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, वो जो मशीन लैंग्वेज होती है, वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में। अगर अपन को इस पूरे कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वहां पे अपन को एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, दो चीज होती है। एक कोड को रन करने के लिए सबसे पहले कंपाइलर, देन उसके बाद में आता है रन। कंपाइलर का यूज क्या होता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो आपके सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है।
डेव सी हो गया, टर्बो सी हो गया, वीएस कोड हो गया, ये सारे कंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे कोड को कंपाइल करते हैं और उसका आउटपुट दिखाते हैं। तो कंपाइलर का जो रोल है, सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर आपका ये जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन का मतलब 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। उसके साथ ही ये चेक करता है कि आपने जो सारी चीजें यूज ली है, हैश इंक्लूड लाइब्रेरी, इंट मेन फंक्शन हो गया, प्रिंट एफ हो गया, रिटर्न 0 हो गया, मतलब ये 1 बाय 1 लाइन चेक करेगा। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब फर्स्ट लाइन चेक किया, अगर वह सही है तो दूसरी पे जाएगा, सेकंड लाइन पे जाएगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे एरर दे देगा, वो आगे चेक नहीं करेगा। तो कंपाइलर भी यही करता है, आपकी स्ट्रक्चर प्रोसेस को फॉलो करता है, 1 बाय 1 आपके कोड को चेक करेगा। यहां पे आया, इसने चेक किया हैश इंक्लूड stdio, क्या इस लाइब्रेरी का नेम सही है या सही तरीके से इसको इंक्लूड करवा रखा है या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मान लो आपने इंक्लूड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो ये यहां पे एरर दे देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर कंपाइलर में कुछ, कंपाइल टाइम में कुछ एरर आ रही है तो वो उस कोड का कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट रिजल्ट कब आता है? जब आपका कंपाइल प्रोसेस डन हो जाती है, वहां से कोई भी एरर नहीं आती है। तब अगर कंपाइल प्रोसेस आपकी सही से वर्क कर गई, उसके बाद में ही आपको रन प्रोसेस पे आता है। अगर कंपाइल प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ गई, एरर आ गई, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी या डबल इन्वर्टेड की जगह सिंगल इन्वर्टेड लिख दिया, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि कंपाइल यही चेक करता है कि आप कहां गलती कर रहे हो, क्या आपका जो कोड है वो सही है या नहीं है। तो जब आपका प्रोग्राम एक पूरी तरह से सही से वर्क कर जाएगा, उसके बाद में आपको रन प्रोसेस के लिए भेजता है आगे, वरना ये आगे नहीं जाने देगा। तो कंपाइलर और रन का आपको पता चल गया क्या यूज होता है। अब रिटर्न 0 की बात करता हूं मैं कि रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं अपन। आप अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। रिटर्न 0 अपन इसलिए लिखते हैं कि कंपाइलर को अपन एक तरह से मैसेज देते हैं कि जो मेरा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली मेरी तरफ से कंप्लीटेड है, आप इसको अब कंपाइल कर सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी कंपाइलर अपना वर्क करेगा, वो आपके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रोसेस को वैसे ही रन करेगा जैसे उसको डिजाइन या बनाया गया है या प्रोग्राम किया गया है, वो उसी तरह से वर्क करेगा। लेकिन अपन एक अच्छी प्रोग्रामिंग जो अपनी बोली जाती है कि एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, वो सारी चीजों को तरीके से करता है। ऐसे नहीं कि प्रिंट एफ को कहीं और लिख रहा है, वो 1 बाय 1 चीजों को एक फॉर्मेटेड तरीके से लिखता है। कई बार देखा होगा आपने कि लोग कुछ कमेंटेड कोड छोड़ देते हैं बीच में जो यूज ही नहीं आता है, वो ऐसा कभी नहीं करता है। वो अपना पूरा एक फॉर्मेट तरीके से कोड बनाता है और उसको रन करवाता है। तो ये उसी के लिए कि जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो सारी चीजों को लेके चलता है। अब इसका दूसरा यूज ये बता दूं कि मान लो आप कहीं कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको 10 प्रोग्राम दिए गए हैं, 10 में से आपने 8 प्रोग्राम या 9 प्रोग्राम आपने सही कर दिए, लेकिन एक प्रोग्राम आपका गलत है, आप उसमें श्योर नहीं हो। 9 प्रोग्राम में आप एकदम श्योर हो कि मेरे जो 9 प्रोग्राम है वो एकदम सही है, लेकिन एक प्रोग्राम 10 में से आप उसमें श्योर नहीं हो कि हाँ मैं इसमें श्योर नहीं हूं, इसमें एरर हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे जो 10 में से जो 9 है उसमें तो आपने रिटर्न 0 दे दिया, मतलब अब जो यहां पे टेस्टर आएगा आपका कोड जो चेक कर रहा है, वो रिटर्न 0 का मतलब समझेगा कि हाँ सही है, ये आपकी तरफ से सही है, लेकिन आपने जैसे 1 लिख दिया यहां पे, वो ऐसे समझेगा कि हाँ इसमें आपकी तरफ से कुछ दिक्कत है, मतलब आप इस प्रोग्राम के लिए श्योर नहीं हो। तो एक तरह से अपन को यह भी पता चल गया कि 0 और 1 से अपन ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने जो सारे प्रोग्राम्स बनाए उसमें से सही तरीके से वर्क कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी अपन एक 0 और 1 को समझ सकते हैं। यही एक सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। हेडर फाइल, मेन फंक्शन हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया, और यहां पे ये एंड हो गया। इसमें वेरिएबल्स भी आते हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं,
ये सारी चीजें अपन जब नेक्स्ट क्लास अपनी जो होगी वहां पे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स, फंक्शंस, प्रिंट एफ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डेमो के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेमो सी का। देन उसके बाद में एक लास्ट अपना है कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हो डेमो के लिए, जरूरी नहीं कि आप डैक इंस्टीट्यूट में ही डेमो के लिए आए हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट में। तो वहां पे डैक में ही क्यों आप अपना एडमिशन लो, सबसे बड़ी बात है। या कोई भी इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन क्यों लो, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपकी दो चीज काम करती है, एक तो पैसा और एक टाइम। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं अपना पैसा और टाइम कहां पे इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डैक ही क्यों? वाई डैक? डैक क्यों? डैक इसलिए क्योंकि यहां पे जो भी फैकल्टी है अप्रोक्स 5 to 6 ईयर का उनको एक्सपीरियंस है, प्लस वो किसी ना किसी आईटी कंपनी में वर्क करते हैं, मतलब वो खुद एक डेवलपर है। आपको कई जगह थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाएगा वही आपको रन करवा के पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी उसको। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, यही प्रोग्राम में पूरा आपको रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, रन कैसे करवाया जाता है। तो पूरा जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको करके दिखाया जाता है। इसीलिए डैक में स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है। और यहां पे प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 100% प्लेसमेंट है। 50 से 60% कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है और नामी कंपनीज है। और यहां से जो भी स्टूडेंट गए अच्छे पैकेज पे गए। करीबन मैंने यहां पे 10 से 12 बैच ले लिए अब तक, और सारे स्टूडेंट्स का अच्छा फीडबैक है। आज भी उनके मैसेजेस कॉल आता है और वो एक अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डैक में सारी जो फैकल्टी है, मेरे बाद में आप किसी और से पढ़ोगे, मान लो मेरे से सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, इसके बाद में आप PHP पढ़ोगे या पाइथन पढ़ोगे, तो वो सारी जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी वो एक आईटी इंडस्ट्री में काम करती है। उनको सब कुछ पता है कि आपको आगे किसी भी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज पे आपको ज्यादा फोकस करवाना है, या कौन सी चीज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना है। जो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू दोगे या उसमें काम करोगे, तो वहां पे आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो उसी के नजरिए हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझाते हैं। थ्योरेटिकल का जमाना नहीं है अभी, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बेटर है इस टाइम पे। थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, समझ नहीं सकते एक्चुअल में कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए डैक को ज्यादातर स्टूडेंट लाइक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ओके, थैंक यू गाइस, होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।